नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार प्रश्नों के साथ आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो विषय चल रहा है वो है आधुनिक भारत के इतिहास पर। और आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जिस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सारी वीडियो आपको दी जा रही है, सारी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन किया जा रहा है, जिससे कि आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो, एसएससी की हो, बैंक की हो या अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होगी। अगर आप किसी सब्जेक्ट का वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेगी प्यारे दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारा साथ दीजिए। द सक्सेस पॉइंट @ आपको ज़मीन से अर्श तक ज़रूर पहुंचाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। हमारा प्रयास रहता है कि हम हर दिन कुछ बेहतर करें। तो अगर आप चैनल से जुड़ेंगे, चैनल का सपोर्ट करेंगे दोस्तों, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या है, स्वतंत्रता पूर्व यानी आज़ादी से पहले की बात हो रही है कि भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। विकल्प क्या है, M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। प्रश्नों से जुड़िए और माफ़ कीजिएगा, चैनल से जुड़िए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वराज दल का समर्थन किसने किया था केंद्रीय विधानसभा में आज़ादी से पहले। तो पहले तो आपको ये बता दूं दोस्तों कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 में। याद रखिएगा, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। इस दल ने 1919 में मार्टेंग्यू चमसौर सुधारों के तहत गठित केंद्रीय विधानमंडल में भी भाग लिया था। तो यहाँ पे विकल्प आपके क्या है, M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू यहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो मोतीलाल नेहरू यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे खाली M.N. जिन्ना है, तो हम माफ़ कीजिएगा दोस्तों, चित्तरंजन दास, ठीक है ना दोस्तों, चित्तरंजन दास। पर अगर यहाँ बात किया जाए कि स्वतंत्रता से पहले भारत में निम्नलिखित में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो M.A. जिन्ना ने किया था दोस्तों। किसने किया था, M.A. जिन्ना ने। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। विकल्प है पंडित मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, सरतेज बहादुर सप्रू और जयकर, जवाहरलाल नेहरू और जीवन राम ने। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अक्सर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सरतेज बहादुर सप्रू और जयकर ने जो है औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। किसने की थी दोस्तों, सरतेज बहादुर सप्रू और जयकर। यानी कि सी विकल्प में दे रहा है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, इलबर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था। इलबर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। इलबर्ट विधेयक की बात हो रही है दोस्तों। ये जो विवाद था ये किस वायसराय से संबंधित था। आपका विकल्प क्या है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो इलबर्ट बिल जो है ये 1883 की बात है। 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पेश किया गया था। और किसने प्रस्तुत किया था, तो कोर्डनी इलबर्ट ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, कोर्डनी इलबर्ट। याद रखिएगा किसने प्रस्तुत किया था, तो कोर्डनी इलबर्ट ने पेश किया था। याद रखिएगा, कोर्डनी इलबर्ट जो थे उन्होंने ये प्रस्तुत किया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा, लॉर्ड
रिपन। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रिपन जो था उनके शासनकाल में इसको पेश किया गया था 1883 में। तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन इसका सही उत्तर होगा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया था। बात समझ में आए दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा युद्ध था जिसने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के जो सपने थे फ्रांसीसियों के, उसको समाप्त कर दिया था। विकल्प क्या है, वांडीवास की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, बिदारिस की लड़ाई, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। अगर वांडीवास की लड़ाई की हम बात करते हैं दोस्तों, तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के फ्रांसीसी के सपने को जिस युद्ध ने समाप्त कर दिया था, वो युद्ध कौन सा था, तो वो वांडीवास की लड़ाई थी दोस्तों। कौन सा, वांडीवास की लड़ाई। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर बात करें कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1760 में हुआ था दोस्तों। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा ने अपने राज्य को भूटानी आक्रमण से बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग से मदद मांगी थी। बात समझ में आ रही है दोस्तों। निम्नलिखित में ऐसा कौन से रियासत का राजा था जिसने अपने राज्य को भूटानी आक्रमण से बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग से मदद मांगी थी। विकल्प क्या है, कूच बिहार के राजा, मुर्शिदाबाद के राजा, मुंगेर के राजा, या फिर खुलनाई के राजा। किस रियासत के राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग से मदद मांगी थी। प्यारे दोस्तों, विकल्प के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, कूच बिहार के राजा ने भूटानी आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए वारेन हेस्टिंग से सहायता ली थी। वारेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश सेना भेजी जिसने भूटानियों को हरा दिया। यह घटना ब्रिटिश हस्तक्षेप की शुरुआती मामलों में से एक थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, कूच बिहार के राजा, यानी कि ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा शीर्षक और पेंशन नीति के उन्मूलन का पहला शिकार निम्नलिखित में से कौन था। बात समझ में आ रही है दोस्तों। प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शीर्षक और पेंशन नीति के उन्मूलन का जो पहला शिकार हुआ था वो कौन व्यक्ति था। पहला कह रहा है कि बाजीराव द्वितीय, नाना साहेब हैदर अली, या फिर तात्या टोपे। बहुत लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिल सकता है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा शीर्षक और पेंशन नीति के उन्मूलन का पहला शिकार निम्नलिखित में से कौन था। बाजीराव द्वितीय, नाना साहेब हैदर अली, तात्या टोपे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा शीर्षक और पेंशन नीति के उन्मूलन के जो पहला शिकार हुए थे वो व्यक्ति थे नाना साहेब। कौन थे दोस्तों, नाना साहेब। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स नीति और पेंशन नीति शुरू की थी, याद रखिएगा। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने पेंशन नीति के साथ लैप्स नीति को भी लागू किया था, याद रखिएगा। कौन सी नीति थी, लैप्स नीति। ठीक है दोस्तों, कौन सी नीति, लैप्स नीति के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछ ले किसने इसको लागू किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने इसे लागू किया था। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब थे, उनको पेंशन से वंचित कर दिया गया था। डलहौजी ने जाकर के कह के पेंशन बंद कर दी थी कि दत्तक पुत्र को वारिस नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था। प्रश्न क्या है, सआदत अली खान, वाजिद अली शाह, अहमद अली शाह और मुअज्जम शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था दोस्तों, अवध का अंतिम नवाब कौन था। सआदत अली खान, वाजिद अली शाह, अहमद अली शाह, मुअज्जम शाह। तो आपको बता दूं दोस्तों कि अवध का जो अंतिम नवाब था वो था वाजिद अली शाह। कौन था दोस्तों, वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के अंतिम नवाब थे। कौन थे दोस्तों, अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह थे। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर बात किया जाए उन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो उन्होंने किया था 1847 से 1856 के बीच। बात समझ में आई दोस्तों। वाजिद अली शाह ने 1847 से 1856 तक शासन किया और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ था, तो 1856 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, जेनेटू कानूनों का एक कोड 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश न्यायालयों में हिंदू कानूनों के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया था।
इस पुस्तक का स्रोत था मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, विवाद भंगणव, नीति शतक। यानी किसको आधार मानकर जो है वो हिंदू कानून के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया था। जेएनयू कानूनों का एक कोड 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश न्यायालयों में हिंदू कानूनों के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया था। तो स्रोत क्या था दोस्तों? मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, विवाद भंगणव, नीति शतक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विवाद भंगणव। क्या होगा? विवाद भंगणव, यानी कि सी विकल्प आपका सही माना जाएगा दोस्तों। क्या माना जाएगा? सी विकल्प आपका सही माना जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अकॉर्ड ऑफ जेंटो लॉ का अनुवाद कब किया गया था? तो ये किया गया था 1776 में दोस्तों, याद रखिएगा। इसे फ़ारसी में से अंग्रेजी में अनुवाद किया था नाथमिल ने। ठीक है दोस्तों, नाथमिल ब्रासी अलहेड ने अनुवाद किया था इसका, और इसका फ़ारसी में अनुवाद संस्कृत ग्रंथ में भी किया गया है। तो जेनेटो कानूनों का जो कोड था वो हिंदुओं के रूप में संदर्भ में इस्तेमाल किया गया था। इस पुस्तक का स्रोत क्या था? विवाद भंगणव था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन फ़कीर विद्रोह का नेता था? विकल्प है करम शाह, मजनू शाह, सैयद अहमद, भगत जवाहर। बहुत ही लाजवाब प्रश्न दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन फ़कीर विद्रोह का नेता था। अगर फ़कीर विद्रोह की बात करें तो फ़कीर विद्रोह हुआ था 1776 से 1780 के बीच में दोस्तों। कब हुआ था? 1776 से 1800 मान के चले दोस्तों। ठीक है, 1776 से 1800 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है वो मजूम शाह ने किया था, और बाद में जो है मूसा शाह और चिराग अली जैसे नेताओं ने इसमें भाग लिया था। यह आंदोलन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था। इसका उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता और आर्थिक शोषण के खिलाफ प्रतिरोध था। इसे फ़कीर सन्यासी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो फ़कीर विद्रोह के नेता कौन थे? तो मजूम शाह थे। याद रखिएगा कौन थे? मजूम शाह। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके साथ साथ मूसा शाह और चिराग अली भी थे। ठीक है, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। भारतीय उत्पादों पर भारी कराधान, एनफील्ड राइफलों की शुरुआत, अवध कबीले, गरीब किसानों और कारीगरों को प्रभावित करने वाले पारंपरिक हस्तशिल्प का विध्वंस। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो अगर तात्कालिक कारण की बात किया जाए तो एनफील्ड राइफलों की शुरुआत थी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था नई एनफील्ड राइफल का उपयोग। इन राइफलों में कारतूसों में क्या किया गया था कि गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह फैल गई थी। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। परिणाम स्वरूप मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से शुरू हुआ था, और इसका तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफलों की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, एनफील्ड राइफलों की शुरुआत। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देखा दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफलों की शुरुआत थी। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है 1843 में जब भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज ईडन, लॉर्ड हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड एलनब्रो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो लॉर्ड एलनब्रो भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड एलनब्रो। यानी कि आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सही माना जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड एल्गिन को या फिर लॉर्ड लॉरेंस को? निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एल्गिन या फिर लॉर्ड लॉरेंस? तो लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। उन्होंने 1882 में स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव पारित किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन, यानी कि आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? विकल्प क्या है? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लॉरेंसबुर्ग, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड रिपन? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों कि भारत के कौन से वायसराय थे जिसके शासनकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम को पारित किया गया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लॉरेंसबुर्ग, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड रिपन? तो दोस्तों आपको बता दूं कि पहला कारखाना अधिनियम जो भारत में पारित किया गया था वो 1881 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1881 में
और ये जो समय था वो 1880 से 1884 के शासनकाल में जिसका शासन था वो थे लॉर्ड रिपन। और दोस्तों तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि भारत के जिस वायसराय के शासनकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था वो कौन वायसराय थे, तो लॉर्ड रिपन थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि तीसरा एंग्लो बर्मा या बर्मी युद्ध निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान लड़ा गया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय या फिर लॉर्ड रिपन। तो आपको बता दूं ये तो तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध था, ये 1885 में लड़ा गया था दोस्तों। अब लड़ा गया था ये जो तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध था ये 1885 में लड़ा गया था, ठीक है। और ये युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में लड़ा गया था। तो आपका क्या हो जाएगा? ए विकल्प है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारत के विलय करने वाली अंतिम रियासत थी? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, भोपाल। कौन सी रियासत थी जिसमें जो है विलय करने की अंतिम रियासत मानी जाती है? बात समझ में दोस्तों? तो दोस्तों कौन सी रियासत थी जो भारत में विलय करने वाली अंतिम रियासत थी? तो वो कौन सी थी? वो थी जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने क्या किया था? 26 अक्टूबर 1947 को क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो विलय होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो वो थी जम्मू कश्मीर। यहाँ पे कश्मीर दिया हुआ है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के वायसराय के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले लॉर्ड लिथगो ने निम्नलिखित में से किस पद पर कार्य किया? भारतीय कृषि पर शाही आयोग के अध्यक्ष के रूप में, भारतीय संवैधानिक सुधारों की संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रारूपण के सहायक के रूप में, या फिर ऊपर के सभी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे भारतीय कृषि पर सहयोग के अध्यक्ष, ये सही है। भारतीय संवैधानिक सुधारों के संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में, ये भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रारूपण के सहायक के रूप में, ऊपर के सभी। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही। तो डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? विकल्प है एस.एन. जोशी, पी.सी. जोशी, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार। तो ये जो पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये 1909 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। कब प्रकाशित हुई थी? 1909 में। और इसके जो लेखक थे वो कौन थे? तो वी.डी. सावरकर। कौन थे दोस्तों? वी.डी. सावरकर। यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने गोवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? पूजी राणा, सुरेंद्र साई, मूल बगल स्वामी, कदम सिंह। गोवा की बात हो रही है दोस्तों कि गोवा में किसने विद्रोह किया था? तो गोवा में विद्रोह किया था दीपूजी राणा ने। किसने किया था? दीपूजी राणा ने विद्रोह किया था। ये विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता के समय रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसने एकजुट किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, या फिर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने। तो स्वतंत्रता के समय रियासतों को भारत में विलय के लिए किसने एकजुट किया था? तो पहले दोस्तों स्वतंत्रता के समय रियासतों को भारत में विलय करने के लिए जिसने एकजुट किया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या किया था कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे ये। तो रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। उन्होंने पीपी मेनन की सहायता से 562 रियासतों में से लगभग सभी को भारत संघ में विलय किया था। इस प्रक्रिया को भारत का राजनीतिक एकीकरण भी कहा जाता है। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी इसी कारण से कहा जाता है। तो उत्तर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे होगा दोस्तों। यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तब वायसराय कौन था दोस्तों? इंग्लैंड और भारत में जब एक साथ शुरू की गई थी तो वायसराय कौन था? दोस्तों पहले था भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है दोस्तों। पहले आईएएस को आईसीएस के नाम से जाना जाता था
तो जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तो वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था पहले दोस्तों लॉर्ड रीडिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड रीडिंग। ए विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई तो वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। याद रखिएगा कौन थे प्यारे दोस्तों? लॉर्ड रीडिंग वो व्यक्ति थे। और 1922 में पहली बार भारत में भी एक साथ आयोजित की गई थी। कब की गई थी? अगर ये प्रश्न आ जाता है तो 1922 में दोनों जगह यानी इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षा कराई गई थी। तो ए विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड रीडिंग का समय अगर पूछता है तो 1921 से 1926 के बीच था। अगला प्रश्न क्या है कि जूनागढ़ रियासत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि यह भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में शामिल हो गया था, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, या स्वतंत्र रहना चाहता था आज़ादी के तुरंत बाद, या पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो जूनागढ़ रियासत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है प्यारे दोस्तों पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, ये सही उत्तर होगा, सही कथन होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आज़ादी के समय संयुक्त भारत में कितनी रियासतें थीं? 365, 456, 465 या फिर 652? आज़ादी के समय की बात की जा रही है कि संयुक्त भारत में कितने रियासतें थीं? तो 565 थी दोस्तों। कितनी थी? 565 रियासतें थीं, याद रखिएगा। आज़ादी के समय भारत में कुल 565 रियासतें थीं। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय कुल 565 रियासतें थीं। ये रियासतें ब्रिटिश भारत के अधीन होते हुए भी आंतरिक रूप से स्वतंत्र शासन करती थीं। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ पटेल और बीपी मेनन ने कई रियासतों को भारत संघ में शामिल किया था। तो 565 हो जाएगा। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय धरती पर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाला पहला प्रदान अंग्रेजों द्वारा किया गया था? ठीक है दोस्तों, कौन सा वर्ष था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय धरती पर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाला पहला प्रदान अंग्रेजों द्वारा किया गया था? विकल्प क्या है? 1661, 1726, 1733, 1757। तो प्यारे दोस्तों 1661 में इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राजपत्र जारी किया था। इस चार्टर द्वारा कंपनी को भारत में न्यायिक प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी। कंपनी अपने कर्मचारियों और प्रजनों पर कानूनी अधिकार प्रयोग कर सकती थी। अंग्रेजी न्याय प्रणाली की नींव रखने वाला पहला कदम था। तो कौन सा हो जाएगा? 1661 सही हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 1859 में लॉर्ड रीडिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को किस अधिनियम ने मान्यता दी थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1858, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा पहले दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो यानी आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज के सेशन में समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।